Come in, please. बैठा। इंटरव्यू का माध्यम हिंदी है। यस सर। सबसे पहले अपने बारे में, अपनी कास्ट, अपना जिला, अपना क्षेत्र ना बताते हुए अपना परिचय दे बोर्ड को, जिसके बारे में हम आपके बारे में जान सकें और साक्षात्कार आगे ले सकें। जी सर, मेरी प्राइमरी एजुकेशन मसरक हाई स्कूल से हुई है, छपरा से, और मेरा ग्रेजुएशन पीएनसी डिग्री कॉलेज से हुआ है, वहीं छपरा से ही। और मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन का वो केमिस्ट्री ऑनर्स है, बीएससी केमिस्ट्री, एंड मेरा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी रहा सर। और मेरी हॉबी सिंगिंग है सर। वेरी गुड। अच्छा, ये कब किया आपने बीएससी? सर 2014। ओह, ऑलमोस्ट 10 ईयर। यस सर। क्या कर रही हैं तब से आप? सर सिविल सर्विसेज में ही ट्राई करी थी, साथ में सर मैंने पार्ट टाइम काम करती हूँ इंस्टीट्यूट्स में सर, लाइक कॉपी वेलवेटर, कंटेंट रिव्यूअर। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा समय है, 10 साल? यस सर। और चूंकि आप बिहार से, उस क्षेत्र से आती हैं, छपरा से, आप यहाँ पर प्रेशर जो है, और खासकर एज ए फीमेल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप देखिए, पुरुष तो तब भी थोड़ा स्वायत्त है, लेकिन शादी को लेकर, सामाजिक विमर्श को लेकर, तो क्या परिवार ने आपका साथ दिया, या इन दबावों को आपने कैसे झेला कि पिछले 10 साल से आप तैयारी कर रही हैं और फिर भी अभी आप अनुरत हैं, और माई बेस्ट विशेष कि इस बार सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन दबाव पड़ा तो किस तरह का, और आपने इसे कैसे मैनेज किया? सर फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, और जैसा कि मैं अपने फैमिली पेरेंट्स में, अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़ी हूँ, तो सिबलिंग्स का बहुत सपोर्ट रहा, जो जूनियर्स मेरे हैं, जो सिर्फ छोटे भाई बहन। और सर कंटिन्यू मेरा रिजल्ट आता रहा, इंटरव्यू तक जाती रही, तो ये कंटिन्यूटी भी मेरे को मोटिवेट करती रही। मैं कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा लगा कि हो जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर से मार्क्स से रह गई। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, जो आपने एजुकेशन ली और जिस तरह आप बात कर रही हैं, फिर मैं याद करूंगा वो सान्याल जी ने अभी जो एक आर्थिक सलाहकार समिति के प्रधानमंत्री के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। इन 10 सालों में सोचिए, आप जैसी स्टूडेंट ने अगर कुछ इनोवेशन स्टार्टअप के लिए सोचा होता, केमिस्ट्री रहा है आपका, कुछ 4-5 दोस्तों को मिलाकर अगर आपने एसएचजीज को प्रमोट किया होता, किसी स्टार्टअप की ओर जाते, तो आपको नहीं लगता आज जो आप हैं उससे ज़्यादा बेटर होती? सर बिल्कुल होती, बट सर मैंने यहाँ पे भी काफ़ी कुछ गेन किया है, जिसको अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, डिले ही सही, तो मैं ग्राउंड लेवल पे जाके बहुत अच्छा काम कर पाऊँगी। इस 10 ईयर्स में मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लिए हैं अपने सब्जेक्ट के माध्यम से। जैसा कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो मैं लगातार 10 सालों से ज्योग्राफी ही रीड कर रही हूँ, तो मैं ज्योग्राफिकल जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे उनको सॉर्ट आउट कर पाऊँगी। साथ ही वुमेन हूँ, तो एज अ वुमेन बीइंग मैं वहाँ पे वुमेन के लिए बहुत कुछ कर पाऊँगी। इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर चलिए, पाऊँगी। इसी एक्सपीरियंस को बताइए, छपरा में पहले सबसे मेजर 3 महिलाओं की समस्या, अगर आपके पास कोई डेटा हो, डेमोग्राफिक सेंसस से कोई डेटा हो, महिलाओं को लेकर, छपरा को लेकर। सबसे पहले तो सर वहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। जो हमारा सेंसस 2011 हुआ था, उसके हिसाब से मात्र 54% के अराउंड वहाँ पे लिटरेसी है, जो बहुत कम है। और ऐसे बिहार में भी लिटरेसी रेट वही है, 56% के अराउंड ऑफ। सर सैनिटेशन की सर्वे जो आई हुई थी अभी, हेल्थ सर्वे, नेशनल हेल्थ सर्वे 4, उसमें दिखाया गया कि सैनिटेशन की सिचुएशन बहुत ख़राब है बिहार में। सर एग्जैक्ट मैं डेटा नहीं बता पाऊँगी, सॉरी सर। तीसरी, सॉरी सर। छपरा की तीसरी सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को आपके जिले में जो आपको लगती हैं? सर बिल्कुल सर, सैनिटेशन की इश्यूज होती हैं सर। तीसरा? तीसरा सर, सर उन मतलब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसका बहुत बड़ा इश्यूज़ होता है। एक फाउंडेशन जो फैमिली की तरफ से जो रहता है, जैसे कुछ महिलाएं काम करना भी चाह रही हैं, तो वो चीज़ नहीं आ पा रही है कि उनको बाहर निकलने दिया जाए, एक एम्पावरमेंट के रूप में काम कराया जाए। चलिए, तो आप तो 10 साल से बाहर हैं, आपने तैयारी करी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, आपने बोला भी इसे इस्तेमाल करूंगी। किसी एक समस्या जो आपने बताया, क्या सोल्यूशन है? आप क्या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? सैनिटेशन में हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, या लिटरेसी में, तो किसको आप चुनेंगे और आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे कि जिससे सुधार हो जाए? सर जैसा कि मेरा सर्विस है, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा डीवाईएसपी है सर। तो अगर मैं डीवाईएसपी बनती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं उनकी सेफ्टी जो कंसर्न है फैमिली का, जिसकी वजह से वो
वुमेन के एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा उसका रोल रह रहा है। तो मैं सेफ्टी कंसर्न को उसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगी सर, और फैमिली को अवेयर करूँगी, उनके रूल एंड लॉ जो कानून है उनको बताऊँगी, फैमिलीज़ को अवेयर करूँगी वुमेन को एम्पावर करने के रूप में। और अगर जैसा मेरा सेकेंड ऑप्शन है एक्साइज मैंने डाला हुआ है सर, तो वो हो जाता है जिस उसमें जो सर्विस का जो काम ही है वो है मादक पदार्थों से रिलेटेड उनको रेगुलेट करना। तो ये चीज़ भी सेफ्टी कंसर्न में ही आती है, तो मेरे को वो लोकेशन होता है। थर्ड है सर मेरा BES जैसा एजुकेशन सर्विस, और अगर मैं एजुकेशन में जाती हूँ तो लिटरेसी रेट को सर कोशिश करूँगी कि वो हाई कर सकूँ। एक महिला अधिकारी जब पुलिस पद पे जाती है तो उसको बहुत तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं। आपको लगता है आप इससे कोप अप कर लेंगी? आप कोई 3 ऐसे गुण बताइए जिससे हम लोग ये मान के चलें कि एज ए फीमेल कैंडिडेट पुलिस ऑफिसर आप कठिनाइयों का सामना कर लेंगी और एक बेटर पुलिस ऑफिसर के रूप में सामने आएंगी। 3 ऐसे गुण आप अपने में क्या देखती हैं? सर सबसे पहले मेरे अंदर एक कंसिस्टेंसी है जो कि शो होती है कि मैं इतने लंबे टाइम तक अपने इस फील्ड में रुके रहना और बेहतर अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी अब गिव अप नहीं करना, तो जिससे मैं एक जुझारूपन दिखता है मेरे अंदर। सेकंड सर कि एक डिटर्मिनेशन है मुझे अपने एम के प्रति, अगर मुझे ये काम पाना है तो करना है, अगर मुझे क्राइम रेट को लो करना है अपने स्टेट में और अपने डिस्ट्रिक्ट में तो मैं उसके लिए बहुत डिटरमाइंड रहूँगी सर। और थर्ड सर मेरे अंदर एक ऑनेस्टी है जो मैं देख पाती हूँ अपने एजुकेशन के लिए। मैं बहुत अपने मीडियम जो मेरा मीडियम रहा हुआ है, जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वहाँ से आती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक ऑनेस्टी के साथ मैं इसमें लगी रही और अभी तक जो हूँ सर आपके सामने हूँ, तो मैं इसको कोशिश करूँगी कि अपने इस ऑनेस्टी को भी बना के रखूँ सर। अच्छा, मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ी समस्या है किसी भी समाज की वो है अनअवेयरनेस, जागरूकता का अभाव। और आपको पता है कि हमारे वहाँ की महिलाओं में अगर हम इनको अवेयर करें और उस लेवल पर आज के हिसाब से अवेयर करें तो उस अवेयरनेस कैंपेन के लिए मान लीजिए आप DSP बन गई और लकली आपको छपरा ही दे दिया गया और आपसे कहा गया कि आप महिलाओं में जुझारूपन, आप महिलाओं में नई समाज की सोच को लाइए, तो उसके लिए क्या करेंगी? 3 स्टेप अगर कोई बताना चाहे। सर इसके लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप का हेल्प ले सकते हैं। इसमें छोटे छोटे टीम में हम महिलाओं को संगठित करेंगे, गांव-गांव में जा कर के इन बातों को फैलाने के लिए हम एक सिंगिंग को ले सकते हैं, जैसा कि बिहार में कचरा प्रबंधन के लिए गाना गाने का एक प्रचलन है, सॉन्ग गाया जाता है जिससे कि हर कोई कचरा निकाले घर से बाहर। उस तरीके से हम महिलाओं के अवेयरनेस के लिए एक वैसा कुछ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जिससे उनके अंदर जागरूकता है, गांव-गांव की महिलाएं घर से बाहर निकले, साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं या फिर जो भी उनके ऑनरशिप हैं, जो भी घर के मेल मेंबर्स, उनको अवेयर करना होगा, उन तक बातों को पहुंचानी होगी। उसके लिए भी सर टीम बनाया जा सकता है। ऐसे जैसे कम्युनिटी पुलिसिंग पे हम जोर दे सकते हैं सर, जो गांव के लोगों से, गांव के पुरुष मेंबर से मिलकर के बनेंगे, तो ये महिलाओं के लिए बहुत। अच्छा, मान लीजिए आप अपने सर्किल में हैं, एक महिला आती है और आपसे कहती है कि मेरा पति रोज मुझे मेरे साथ वायलेंस करता है, और आप जानती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया हुआ है और उसने काफ़ी कुछ बताया आपको। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस को एज ए DSP देखने के लिए आप किस तरह किन स्टेप्स का सहारा लेंगी, किस तरह इस समस्या को सॉल्व की ओर बढ़ेंगी? क्वेश्चन बहुत क्लियर है, मैंने बहुत छोटे ही सिचुएशन दी आपको कि एक महिला आती है और बता रही कि पिछले कई सालों से उसका पति उसे वायलेंट करता है उसके प्रति। तो आखिर जब वो आई और उसके बाद से इस समस्या को निराकरण करने के दृष्टिकोण से आप क्या क्या चीज़ें देखेंगी या क्या नीतियाँ अपनाएंगी? सर इसमें 2 तरह की पॉलिसी लागू की जा सकती है। पहला तो ये कि या तो हम डायरेक्ट एक्ट का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है उसका हम सहारा लेकर के जो भी उनके हस्बैंड हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। एक सेकंड हम ये कर सकते हैं कि पहले हम काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे, उनके हस्बैंड को बुला करके, उनके पति को बुला कर, रीज़न क्या है बिहाइंड ऑफ दैट, कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो मेन रीज़न जानने के लिए उनके हस्बैंड को बुलाया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे काउंसलिंग के लिए बने हुए हैं स्टॉप्स यहाँ पे, तो हम काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे उनका कि जो भी निराकरण हो सके। एक कोर्ट केस बनने से ज़्यादा बेटर है कि वो चीज़ें घर में सॉर्ट आउट हो जाए। और अगर लेकिन आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए ना कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, इन्फॉर्मेशन डेटा सही है कि नहीं। आजकल इस यूट्यूब और सोशल मीडिया ने झूठ ज़्यादा फैलाया है। हो सकता है कि पति से उसकी लड़ाई हो, आकर ऐसे बोल दी हो। पहले इन्फॉर्मेशन की जांच, फिर ऐसे कार्रवाइयों की जांच करनी चाहिए। अच्छा, आपने केमिस्ट्री पढ़ी, कुछ याद है 10 साल? सर कोशिश करूँगी। मैं बस बहुत छोटी बात पूछूंगा। पहले तो एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछता हूँ। जब भी कोई टीम है, मान लीजिए
या कोई भी ऐसा काम है तो हम कहते हैं कि, या फिल्म ही देखिए, अगर एक हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं या फिर दो हीरो एक साथ कई फिल्में करते हैं, बोलते हैं यार इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये नहीं कहते इनका फिजिक्स अच्छा है। या रिलेशन में भी ऐसी होती है कि एक आम लैंग्वेज में ये क्यों कहते हैं, हम क्यों नहीं कहते उनका फिजिक्स अच्छा है? सर केमिस्ट्री इज जस्ट दो किसी भी मॉलिक्यूल को या दो एटम को हम कंजर्व करते हैं, उनके बीच में अभिक्रियाएं करवाते हैं। तो इसलिए वो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी फौना हो या फ्लोरा हो, अगर हम उनके बीच की केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के, दैट मीन्स कि उनको हम एक साथ एकजुटता में अभिक्रिया करवा रहे हैं सर। बेसिकली यही होता है सर। थोड़ा सा और नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा, अब केमिस्ट्री के कोर पे आते हैं। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ा होगा, सबसे अच्छा क्या लगा? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो थोड़ा टफ मैं अपने तरफ सर, और इनऑर्गेनिक में ज़्यादा कंफर्ट। चलिए मैं एकदम सिंपल सी बात, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, यस सर, और अगर देखें तो जो पीरियोडिक टेबल में जो 6 कॉलम है उसमें हमारा ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। यस सर, लेकिन जब H2O बनता है तो लिक्विड हो जाता है। देखिए हम लोगों ने रखा है, पानी पी रहे हैं, और उसी के जस्ट नीचे सल्फर है, H2S होता है तो वो गैस हो जाती है। यस सर, जबकि हमें केमिकल बॉन्डिंग में तो ये समझाया जाता है भाई कि अगर H2 है और पीरियोडिक टेबल में जो अलग अलग कॉलम है उसके हिसाब से तो सेम होना चाहिए था, लेकिन एक गैस होता है और एक द्रव हो जाता है, ऐसा क्यों? मैं क्वेश्चन इज क्लियर? H2O यस सर, इज लिक्विड, यस सर, H2S इज गैस, और मैंने आपको बता दिया कि दोनों पीरियोडिक टेबल में एक ही उसमें आते हैं, ऑक्सीजन भी उसी में, सल्फर भी उसी में। सर ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम जब मिलाते हैं तो लिक्विड फॉर्म में क्रिएट होती है सर, और सल्फर ऑलरेडी एक गैस ही है सर इंडिविजुअली भी। तो जब वो हाइड्रोजन के साथ जब मिक्स होती है तो सर वो गैस का ही निर्माण। भूल गई हैं, सॉरी दिस इज नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है कभी आपने? सॉरी सर, अब भूल चुके हैं सर। अच्छा, अभी कुछ नए एलिमेंट खोजे गए हैं, मेटल्स खोजे गए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी है? ये चलिए, अभी केमिस्ट्री का लास्ट टाइम नोबेल प्राइज किसको मिला और किस विषय में मिला? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगी सर। कोई बात नहीं। अभी का मेरा इस समय का लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बिहार यस सर, अभी अगर हम मानकों में देखें, सामाजिक और आर्थिक दोनों मानकों में, तो सबसे पिछड़ों में है। यस चाहे लिटरेसी देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, इसी तरह इंफ्रा मतलब पॉवर्टी में देखिए, तो आखिर बिहार में मतलब जो उसके रिसोर्सेज हैं उसका चैनलाइजेशन नहीं हो पाया। सबसे प्राइम इशू क्या मानती हैं कि बिहार दोनों मानकों में पीछे चला? प्राइम इशू का मेरा मतलब है पॉलिटिकल कंसर्न, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी, सोशल एक्सेप्टेंस की कमी, कल्चरल, क्या? एक पॉइंट में जाना। सर मुझे जो मेन इशू लगता है वो सर डिजास्टर लगता है बिहार में। जो वहाँ के जो जहाँ पे इतनी सारी जो रिसोर्सेज हैं उनका जो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, बहुत मेन रीज़न सर डिजास्टर है। लगभग 73% जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो उससे ही तंग है सर, परेशान है। तो जो मेन इंडस्ट्री जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो मूव कर सकते हैं बिहार को, वो मेन उसमें कई लोग तो कहते हैं उससे वल्नरेबल स्थिति में पूरा नॉर्थ ईस्ट है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, फिर भी वो उससे बहुत आगे है। तो डिजास्टर तो भाई अब लैंडस्केप्स जैसे हैं होगा। अच्छा, मैं एक मेरे मित्र वहाँ आईजी थे, झारखंड जब अलग हुआ तो वो कहते हैं कि झारखंड अलग होने के बाद बिहार में केवल 3B बचा है, बाढ़, बालू और बलवा। तीन ही चीज मिलेगी बिहार में, या तो बाढ़ आती रहेगी, माइंस के रूप में केवल बालू है, और बलवा माने हिंसा, केवल हर बात पे हिंसा। तो क्या सही में ये स्टेटमेंट को इस रूप में देखना कि बिहार में केवल 3B ही पाया जाता है सही है? सर मुझे लगता है कि अभी भी बिहार के पास बहुत स्कोप है। ये तो सर अपने अपनी इंडिविजुअल थॉट हो जाएगी, क्योंकि सर जैसा कि हम जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बिहार बहुत आगे है। जैसे मखाना हो गया, मशरूम हो गया, इसमें बिहार ही है ओवरऑल इंडिया में सर। और साथ ही सर जो प्लेटू रीजन है बिहार का, वहाँ पे बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। पैराइड्स बिहार में ही पाए जाते हैं, जो रोहतास का जो एरिया है सर। तो मिनरल्स में ऐसा इतना मिनरल्स है कि अगर हम उसको अगर आप जानते हैं पैरेट्स किसके काम आता है? केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, किसके यूज होता है पैरेट? सर पैराइड्स बेसिकली सीमेंट के उसमें यूज होता है सर। और सीमेंट उद्योग का क्या हाल है आपके यहाँ बिहार में? कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं सर। कौन सी सीमेंट इंडस्ट्री, ब्रांड का नाम वहाँ क्या क्या है? सर जेके सीमेंट एंड जेके की हालत आपको पता है अभी? सर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी आई है सर।
देखिए अभी सर ने आपसे क्वेश्चन किया था कि वाइफ हस्बैंड में ना डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वाइफ कंप्लेन करती। मैं इससे थोड़ा आगे जाता हूँ, जो रिसेंटली अभी सिनेरियो चल रहा है इन रिलेशनशिप कि लड़कियां क्या करती है कि पेरेंट्स के प्रेशर में, क्योंकि पेरेंट्स उन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, हर चीज़ में, तो उनका वो करने के लिए मैरिज कर लेते हैं, फिर फॉल्स केस लगा के उससे एल्यूमिनाई लेके फिर फ्रीली रहते हैं या लिव इन में रहते हैं। सेम केस अगर आपके सामने आता है, लीगली जो है हस्बैंड है वो कल्प्रिट है, बट यू नो द सिनेरियो कि जो वो है वो निर्दोष है, इसने सिर्फ कानून के साथ खेला है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप लॉ के साथ जाएंगे कि एज ए ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड में काम करेंगे? सर लिव इन रिलेशनशिप तो इंडिया में लीगल हो गया है सर, तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप नॉट माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि एक गर्ल्स है वो रह रही है लिव इन में, पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में आके मैरिज करती है, आफ्टर 15 डेज या विद इन 1 मंथ वो एक डिवोर्स केस फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस लगाती है, उससे एल्यूमिनाई के लिए प्रेशराइज करती है और फिर आके अपने लिव इन रिलेशन को कंटिन्यू करती है। इन दैट केस लीगली हिज हस्बैंड इज अ कल्प्रिट, but you know that the scenario कि he is a victim, actually his husband is a victim। तो इस केस में आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? गो विथ लॉ और गो विथ ह्यूमैनिटी, ट्रूथ, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? एज ए डीएसपी आपके पास ऐसे केस आएंगे, और यू आर वुमेन तो आपके पास ऐसे केस ज़्यादा आएंगे, हो सकता है वुमेन सेल दे दिया जाए कुछ ऐसा। यस सर। सर मुझे तो दोनों इश्यूज़ को देखने होंगे सर, बिकॉज लॉ के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने केस फाइल किया है तो यहाँ पे सर इंक्वायरी होगी। बेसिकली मैं इंक्वायरी पे ज़्यादा इन्फेसाइज करना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि जितना हो सके एविडेंसेस मेरे पास हो सकें कि मैं उन्हें बेगुनाह करार दिला सकूँ सर। ये मेरी स्टेप्स है। बहुत हो गया। एक अब आप सिंगिंग है यानी सॉन्ग में भी आपका इंटरेस्ट होगा, सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, तो मुझे एक डिफरेंस बताएंगे कि जो कव्वाली है, लोकगीत है, रैप सॉन्ग है, हिप हॉप है या क्लासिकल, इसमें क्या बेसिकली क्या डिफरेंस आता है? सर जैसे कि शास्त्रीय सॉन्ग्स हैं हमारे, वो सब म्यूजिक्स जो घराने हैं, उन सॉन्ग्स में ये पॉप सॉन्ग्स की बात सर आप करेंगे, सब हिंदुस्तानी सॉन्ग्स हैं सर। पॉप सॉन्ग्स जो क्लासिकल म्यूजिक है और जो पॉप सॉन्ग बोलते हैं, मतलब पॉप मतलब पॉपुलर सॉन्ग, या आजकल न्यू फ्यूजन चल रहा है, तो ये सब मतलब इसमें क्या आप डिफरेंस लेते हैं? मतलब ये जानना चाह रहे हो, क्योंकि आपका सिंगिंग हॉबीज और इतने साल से आप सुन रहे हैं सॉन्ग, तो इसमें डिफरेंस तो आपको पता होगा, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। सर बेसिकली सुर ताल लय की डिफरेंसेस देखी जाती हैं, वो मतलब बेसिकली वही चाह रहे हो कि वो तो चलिए। कव्वाली क्या होता है? कव्वाल और गज़ल होता है ना सर। कव्वाली ईरानियन कंट्री से उसको बेसिकली वहाँ पे था, जिसको इंडिया में भी अमीर खुसरो के टाइम पे सर इसको यहाँ पे जगह दी गई थी। कव्वाली में एक टाइप का सॉन्ग ही है जिसको सॉरी सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर। चलिए आपका जो छपरा है, छपरा नगर पालिका का गठन कब हुआ? सर मैं गेस करना चाहूँगी सर 1962 के टाइम पे सर। नहीं, उससे बहुत पहले, उससे बहुत पहले हो गया था। चलिए एक बताइए कि जो आपका हिस्टोरिक जो छपरा का क्या महत्व है, ऐतिहासिक महत्व क्या है? सर हिस्टोरिक में वहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। आमी मंदिर है, बहुत फेमस है वहाँ पे, आमी मंदिर का टेम्पल, और सोनपुर का मेला जो पशु मेला है वो नेशनल लेवल पे बहुत फेमस है। श्री गौतम ऋषि का स्थान माना जाता है, रिविलगंज का जो एरिया है, तो ये सब कुछ फेमस। ये तो पर्यटन हो गया ना, मैं तो ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल क्या वैल्यू जो है मतलब वो पूछ रहा हूँ ना। चिरांद से पाया जाता है प्रगति ऐसे काल। क्या चिरांद से सर नौपाषाण काल के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं सर। क्या एविडेंस मिले थे चिरांद में? क्या स्पेसिफिक? जैसे नौपाषाण में बहुत सारी चीज़ें मिली, हर जगह की अलग, बुरझूम में कुछ मिला, कहीं कुछ मिला, तो वहाँ क्या मिला था, कुछ है आइडिया? सर स्टोन्स पाए गए थे सर। अच्छा ज्योति, यस सर। आप अपने नाम का एक संकीर्ण अर्थ बताइए और दूसरा व्यापक। सर व्यापक तो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश फैलाना। सर संकीर्ण सोच लीजिए थोड़ा सा, ज्योति का संकीर्ण अर्थ क्या हो सकता है और व्यापक क्या हो सकता है? सर जैसे हम
सर संकीर्ण तो सॉरी सर कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने ज्योति बसु के बारे में सुना है? यस सर। कौन है, क्या है? सर अभी मैं नहीं पढ़ा उनके बारे में, सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपकी तैनाती हो जाती है किसी ऐसी जगह पर जो हिंसा से जुड़ा हुआ है क्षेत्र ज़्यादा, यस सर। और वहाँ आपने एक केस सुना है कि किसी व्यक्ति ने 2-3 बच्चियों का, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनका बलात्कार किया है। यस सर। आप मौके पे पहुँचते हैं, आपने उस बलात्कारी को पकड़ लिया है। यस सर। वहाँ के जो लोकल लेवल के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि इसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यस सर। और अगर आप ऐसा कर देते हैं और आपको भी लग रहा है कि सही है, इसी ने किया है, ठीक है, आप ऐसा कर देते हैं तो आप एकाएक वहाँ हीरो बन सकते हैं, आपके पास पूरा मौका है। यस सर। और जनता का दबाव भी है, और दबाव ऐसा है कि जनता चाह रही है कि आप इनकाउंटर कर दें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वहाँ की जनता। तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन को कैसे डील करेंगे आप? सर वहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपने जो कंसर्निंग जो पुलिस स्टेशन होगी, पहले तो मैं वहाँ से बुलाना चाहूँगी अपने जो भी कलीग्स होंगे। और पहले तो जो बच्चियाँ हैं उनकी जो भी कंडीशन है सर, अगर हैं लाइव हैं तो उन्हें हॉस्पिटल पहले पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस बुला के उनको पहले चाहूँगी बचाना। और जो वहाँ पे जो कल्प्रिट है उसको मैं कोशिश करूँगी कि उनको सही सलामत ले जा सकूँ एटलीस्ट पुलिस स्टेशन तक। बिकॉज सर जो लेकिन वो भीड़ आपको निकलने नहीं देगी, कैसे मैनेज करोगे आप उसको? सर इसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन को बुलाना होगा, लोकल पुलिस स्टेशन को, साथ ही उनको सर उनकी काउंसलिंग करनी होगी। इसके लिए मैं हेल्प ले सकती हूँ, लाउड स्पीकर का हेल्प ले करके उनको अनाउंस कर सकती हूँ। पहले कोशिश करना होगा उनको ये बताना कि इनकाउंटर पॉलिसी सही नहीं है, जैसा कि कानून में भी वैसा नहीं है सर। और साथ ही उनको एक कन्विंस करने की कोशिश करूँगी, कन्विंस हो सके वो, और अपने जो सहयोगी होंगे उनके साथ सुरक्षित वहाँ से वापस निकलने की कोशिश करूँगी सर, ताकि मैं आगे जाके इंक्वायरी उनको मेक श्योर करूँगी कि इन्हें सज़ा मिलेगी और फुल एविडेंस के साथ कानूनी तौर पे इन्हें सज़ा दिलाऊंगी। मतलब आप इनकाउंटर नहीं करेंगे? नो सर। इनकाउंटर को आप गलत मानती है? सर अभी तक में जो केसेस दिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो भी इनमें सर तो गलत ही है इनकाउंटर। तो फिर जो इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर इतने सारे इनकाउंटर का आप सुनती होंगी? सर इनकाउंटर सर का जो बेसिक मीनिंग होता है कि सामने वाला जो अपराधी है वो भी पुलिस के ऊपर अटैक करे, तब हम इनकाउंटर का सहारा ले सकते हैं। अगर वो निहत्था आदमी है और वो हम पे अटैक नहीं कर रहा है तो सर हम इनकाउंटर नहीं कर सकते। वैसे एक्चुअली इनकाउंटर को अगर हम एक लीगल टर्म में देखें तो क्या इनकाउंटर करना सही है या गलत है, आप क्या मानती हैं व्यक्तिगत रूप से? सर वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सामने के अपराधी अगर पुलिस पे ही अगर शूट करने लग जाए तो हमें अपने आत्मरक्षा करने का कानून अधिकार देती है, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए। और अगर वो निहत्थे हैं, वो हम पे कोई शूट नहीं कर रहे हैं, तो सर हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो मामला ये कि विवाद रहता है कि पुलिस पर अटैक किया था, उन्होंने नहीं किया था, और इस विवाद में बहुत सारे इनकाउंटर हो जाते हैं। तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करने की कि जिससे इनकाउंटर जो फेक हो रहे हैं वो कम हो जाए? सर बिल्कुल फेक इनकाउंटर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। सुप्रीम क्या कोर्ट करना चाहिए, कुछ बताइए, इनोवेटिव आइडिया आपके पास कुछ हो? सर इसके लिए जब भी हम पुलिस जब भी विजन पर निकल रही है अरेस्टिंग के, या उन्हें जो भी इनपुट्स मिले हैं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसा हम वीडियोग्राफी कर सकते हैं, साथ में ऐसा कोशिश करें कि हमारे पास कुछ एविडेंस रहे जिससे हमें प्रूफ कर सके कि इनकाउंटर की सिचुएशन थी या नहीं थी। साथ में कुछ पुलिसकर्मी हमारे साथ हो सकते हैं जिनके आधार पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि इनकाउंटर सही थी या गलत थी। ओके, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आप ज्योग्राफी की स्टूडेंट हैं, छपरा से बिलोंग करती हैं आप। छपरा के किन मूल्यों ने आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन किया है? छपरा से ही जो आपने सीखा है। ओके सर, सबसे पहले तो छपरा का जो जोग्राफिकली उसमें देखूँ तो सर छपरा तीनों तरफ से रिवर से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे एक फाइटिंग जो हो जाती है बचपन से ही, बाढ़ की समस्या, फ्लड का, वो हर बच्चे के वो बचपन से ही आ जाती है। साथ ही लिटरेसी रेट कम रहा है, तो हमेशा एक वुमेन को फाइट करना पड़ा है एजुकेशन के लिए। अगर वो बेसिकली अगर विलेज एरिया से बिलोंग कर रही हैं, स्कूलिंग की व्यवस्था पहले बहुत ही कम थी, अब उसमें बहुत सुधार हो गया है। तो एजुकेशन के लिए फ़ाइट करना होगा, बहुत दूर तक जाना होगा पढ़ने। और साथ ही सर थोड़ी पॉवर्टी है छपरा में, अच्छी पॉवर्टी है, मतलब ज़्यादा पॉवर्टी मानी जाती है। और एक जो बेटे की चाह वाली जो चीज़ है बिहार में, वो थोड़ा रिफ्लेक्ट होती है छपरा, सिवान, गोपालगंज एरिया में। वैसे जो सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा है छपरा का, वहाँ पे वुमेन ज़्यादा हैं, बट
इच्छा होती है वहाँ पे लोगों की कि बेटे की चाह ज़्यादा हो, तो ये हर लड़की को फेस करना होता है। तो ये इन सब चीज़ों से निकल के सर आगे बढ़ना, ये मुझे लगता है कि चैलेंजिंग होता है थोड़ा। क्या सेक्स रेशियो है वहाँ छपरा का? सर 954। 954 है, Yes, मतलब sir. बहुत ज़्यादा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, 1000 से 954 ही है। यस सर। अच्छा, अच्छा ये बताइए, आपके आदर्श कौन हैं? सर विवेकानंद जी को सर मैं आदर्श मानती हूँ अपने। क्या आप इस संकल्पना से सहमत हैं कि एक व्यक्ति को आदर्श मान लेना सही है? सर हम किसी एक व्यक्ति को आदर्श ना मान के उनके मूल्यों को आदर्श मान सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो तब तक चलते रहो जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। तो सर मैं इसी आदर्श को फॉलो कर रही हूँ सर। बाकी गांधी जी के आदर्श हैं, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया गांधी जी ने, उसे भी मैंने फॉलो किया सर, वो भी मेरा आदर्श के रूप में है सर। ठीक है। चलिए ज्योति, आप छपरा से हैं, छपरा में कुछ औद्योगिक विकास कुछ हुआ है क्या छपरा में? सर चीनी मिल जो मढ़ौरा की बंद हो चुकी थी उसे रीओपन कराया जा रहा है। साथ ही सर डबल डेकर पुल का निर्माण किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के जोन में, ताकि जो भी खाद्य वस्तुएं हों उनका बेहतर तरीके से परिवहन किया जा सके सर। और एग्रीकल्चर जैसा फूड इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं तो मुजफ्फरपुर में फूड इंडस्ट्री के लिए जो प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो छपरा से भी जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं सर। चलिए बताइए, छपरा के अक्षांशीय और देशांतरीय उसका क्या हुआ है विस्तार? सॉरी सर मैं इसको नहीं किया सर, सॉरी सर। अच्छा, बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं? सर सबसे महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 है, बिहार गवर्नमेंट की जो भी रनिंग है, सक्षम महिला, सशक्त महिला, सक्षम महिला, उसके रिगार्डिंग उसी के अंडर में बिहार गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स चलाए हुए हैं, जैसे महिला प्रोत्साहन राशि, साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना। उसके तहत सर ये पंचायत इलेक्शन में 50% रिजर्वेशन है सर। जो वहाँ पे वुमेन है उनको हॉरिजेंटली 35% का रिजर्वेशन दिया गया जॉब में, बिहार गवर्नमेंट के जॉब में सर। महिला उद्यमी योजना चलाया जा रहा है ताकि महिलाएं लोन ले करके अपना व्यापार चालू कर सकें सर। चलिए सर। सरकार के द्वारा चलाई गई इन योजनाओं के बाद से आप छपरा में महिलाओं के सशक्तिकरण में या महिलाओं के उद्योग में भागीदारी में आप देख रहे हैं कि उनका कितना विकास, उसमें कितना भागीदारी उनकी हुई है, कितने? यस सर, बिल्कुल सर। भी थोड़े टाइम पहले ही हमारे सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जब वहाँ पे मेला लगता है, गांधी मैदान में भी मेला लगता है पटना के, तो वहाँ पे बहुत सारी वुमेन ऐसी आई हुई थी जो महिला उद्यमी योजना से काफ़ी लाभ ली हुई हैं, और उन्होंने अपने अपने जो आर्ट हैं उनको दिखाया, और इससे निकल के आ रहा था कि महिलाएं अब उद्यमी की तरफ, उद्यमी योजना से लाभ लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और साथ ही सर अब जो लिटरेसी रेट जो अभी जो न्यू आएगी उसमें सर बहुत चीज़ निखार देखी जाएगी। अभी 2011 के हिसाब से ही हम लोग सर बात कर रहे हैं। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम में छपरा का कोई भूमिका रहा है? बिल्कुल सर, जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत योगदान दिया था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में। तो भूमिगत आंदोलन जो बेसिकली हुआ था वो छपरा के रीजन से ही जयप्रकाश नारायण जी ने ही उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, जो नेशनल लेवल पे बहुत प्रभावी रहा। चलिए अंतिम सवाल, आप अधिकारी बन के जा रही हो और जहाँ पर ज्वाइन कर रही हो वहाँ पे करप्शन फैला हुआ है, तो उस करप्शन को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करोगे अपने विभाग में ही? शुरुआती 3 काम क्या करोगे? जैसे आप जा रहे हो, आपको पता चल रहा है कि जिस विभाग में, जहाँ पे मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ, वहाँ पर करप्शन नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है, यानी कि आपके भी पद पर मोटा पैसा है और आप इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा कर रही हो और उसके बाद आप ज्वाइन करने जा रही हो, आपको दिख रहा है कि बल्क में यहाँ पैसा आ रहा है, लेकिन उसके सुधार के लिए आप क्या करोगे? 3 ऐसे काम जो सबसे पहले करोगे। सर सबसे पहले मैं टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करना चाहूँगी करप्शन को हटाने के लिए। और सर मेरा काम रहेगा कि मैं जितना हो सके उतना CCTV कैमराज का यूज़ करूँ, आइदर ऑफिस हो, आइदर वैसे जगह पे जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स की, या जहाँ पे मुझे आइडिया मिल रहा है, इनपुट्स मिल रहा है कि ये सब चीज़ चल रही हैं। साथ ही सर मैं एक अपने तरफ से अपने कलीग के लिए काउंसिल करना चाहूँगी, काउंसलिंग पे ज़्यादा जोर दूँगी, करप्शन के बारे में जो चीज़ें हैं उनको समझाऊँगी ताकि सर गवर्नमेंट को हम कुछ सपोर्ट कर पाएँ। और सर कोशिश करूँगी कि जो सीनियर अधिकारी हैं, जो मेरे ऑनेस्ट सीनियर अधिकारी हैं, उनसे कांटेक्ट करूँ करप्शन को कर्व करने के लिए सर। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव ही सही लेकिन ज्योग्राफी लिया था आपने। यस सर। और आप जिस क्षेत्र से हैं आपने लोकनायक का नाम लिया। यस सर। दियाब सुना है आपने? यस सर। ये क्या होता है दियाब? सितरा दियाब सुना होगा? यस सर। ये दियाब ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? सर दियारा वो क्षेत्र होता है जो रिवर जस्ट लाइक सर टापू,
रिवर के बीचों बीच जब मिट्टियाँ जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो एक टापू का निर्माण हो जाता है, वही दियारा क्षेत्र माना जाता है सर। वो तो रिवर इसके क्या चैलेंजेस क्या हैं दियारा के? आप देखेंगे कि बाकी सारी जगहों पर जो विकास होता है, लेकिन दियारा मान के चलता है कि अभिशप्त है, इट इज कंटेम्प्ट टू बी नॉट डेवलप। सर क्योंकि वो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं और उनका ये होता है कि सर वो वाटर में बेसिकली जब भी पानी बढ़ेगा रिवर में तो वो जलमग्न एरिया में बन जाते हैं। लेकिन अब उस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये तो ही समस्या है। Yes, sir. उसकी पोटेंशियलिटी क्या है? आप जिस क्षेत्र में रहती हैं या जो आपका गांव है वहाँ दियारा है क्या? यस सर। है, तो क्या उससे हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट में या अपनी इकोनॉमी में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत फर्टाइल लैंड होता है, जो दियारा क्षेत्र होता है बहुत फर्टाइल होता है। हम एग्रीकल्चर के फील्ड में उसका बहुत यूज़ कर सकते हैं। साथ कोई ही खास पौधा जो दियारा में बहुत अच्छा लग सकता है? सर धान की कृषि की जा सकती है क्योंकि धान के फसल के लिए बहुत ज़्यादा वाटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। अभी आपको देखकर, आपकी बातों से और वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए, और वैसे भी एक डिमांड उठ रही है कि जो वैवाहिक उम्र है महिलाओं की उसे भी बढ़ा दिया जाए। हम हर जगह कंपेटिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्यों ना महिलाओं की उम्र भी हम 21 साल कर दें पुरुष के बराबर? सहमत हैं आप इससे होना चाहिए? तो एक नुकसान क्या है जो जिसके बारे में लोग सोच रहे हैं, और दो सबसे बड़े फायदे आपको क्या दिखते हैं? पहले तो आप ये बताइए, आप किसी समर्थक हैं बढ़ाना चाहिए या नहीं, और नहीं तो उसके पीछे के तर्क क्या है? सर बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, मैं इसमें अग्री क्यों? करती हूँ सर, क्योंकि जब 21 ईयर्स जब एज हो जाएगी वुमेन की तो हमारे पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाएगा, एजुकेशन के फील्ड में उनका और ज़्यादा इफेक्ट होगा। और ये जो फैमिली प्रेशर जो बनता है बहुत कम उम्र से ही, शादी का, विवाह का, समाज का, इनसे वो बच पाएंगे, उनके सफिशिएंट टाइम मिल पाएगा। और सर सेकंड ये होगा कि इस चीज़ का बहुत दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारा जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि वो फर्टिलिटी रेट उनकी कम होगी इस चीज़ से। तो इसके निगेटिव कोई एक पॉइंट ऐसा जिसके कारण लोग अभी तक नहीं आ पा रहे हैं या इसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है अभी तक? नहीं तो हमारे यहाँ तो ये कानून हो जाता, कुछ तो कुछ बातें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके कारण अभी तक ये कानून नहीं बन पाया। 21 साल सर मुझे जैसा लगता है कि ये 21 ईयर्स होने की बाद से मेल और फीमेल की इक्विवेलेंट हो जाएगी बिल्कुल एज। और पब्लिक इस चीज़ से सहमत नहीं है, उनकी नज़र में मेल का 2-3 साल बड़ा होना एक थॉट स्टीरियोटाइप थॉट एक पहले से बना हुआ है कि 3 ईयर्स भी बड़े होने चाहिए मेल जो होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा है सर। थैंक यू, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।